इफ्यूजन। आपके जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड होती है और उसके बीच में थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड भी होता है, लेस देन 50 ml। इस स्पेस का काम ये होता है कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन कम किया जाए। यहाँ पे बना लेते हैं 2 लंग्स। ये आपका राइट लंग हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं कुछ इस टाइप से। ये डबल लेयर्ड होते हैं। एक लेयर होता है जो लंग से बिल्कुल लंग के क्लोज होता है और दूसरी जो लेयर होती है वो लंग से थोड़ी सी दूर होती है। इनके बीच में सीरस फ्लूइड होता है, हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो ये आपका प्लूरल स्पेस है, प्लूरल स्पेस। और ये आपका पेराइटल प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा। और ये चीज आपका अंदर वाला विसरल प्लूरा है। विसरल प्लूरा है और इनके बीच में जो प्लूरल स्पेस है इसमें प्लूरल फ्लूइड मिल सकता है जो कि लेस देन 50 ml होना चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पे, कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड लेस देन 50 ml। नॉर्मली इससे कम होता है। तो जो लंग्स की कवरिंग होती है उनको हम लोग प्लूरा कहते हैं। लंग से जो लंग के सरफेस से जो बिल्कुल पास में रहती है उनको हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर की कवरिंग रहती है उसको हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लूरा। तो पहले 2 लाइन लिख लेते हैं। कवरिंग ऑफ लंग्स, जैसे ब्रेन की कवरिंग को हम लोग मेनिंजीज कहते हैं, वैसे कवरिंग ऑफ लंग्स को हम लोग या मेम्ब्रेन ओवर लंग्स जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लूरा। कवरिंग ऑफ लंग्स इज बाय membranous structure known as pleura। तो जो प्लूरा है या प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, लिख लेते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एक आपका होगा पेराइटल प्लूरा, दूसरा होगा विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा, दूसरा पेराइटल प्लूरा। अब देख लीजिए, विसरल प्लूरा मतलब क्लोज टू लंग सरफेस, क्लोज टू लंग सरफेस। और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया एक तरह से, है ना, ये इनर वाला हो गया। तो इनके बीच में थोड़ा बहुत फ्लूइड हो सकता है, काम है कि थोड़ा सा फ्रिक्शन कम करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 50 ml serous fluid is present in pleural cavity। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि अगर यही फ्लूइड और ज्यादा हो जाए, आप जान सकते हो कि अगर ये फ्लूइड और ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, अभी इसमें केवल 50 ml है दोनों लंग को मिला के। अगर यहाँ पे फ्लूइड और ज्यादा बढ़ेगा तो ये लंग्स की सरफेस को प्रेस करेगा या लंग पेरेन्काइमा को प्रेस करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स आपके थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे, उन पे प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स आपके डीफ्लेट हो सकते हैं, एटीलैक्टेसिस हो सकता है, मतलब लंग का कोलैप्स हो सकता है। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने फ्लूइड बढ़ा दिया, मैं केवल एक साइड का इफ्यूजन अभी बना रहा हूँ। मैंने कह दिया कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा आपका फ्लूइड भर गया।
तो जो यहाँ पे आपका राइट लंग है ये कोलैप्स हो गया, है ना। जो लंग पहले इतना बड़ा सा आपको विजिबल था, अब यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा भर गया है तो ये लंग और थोड़ा सा छोटा हो गया है। देख लीजिए नीचे वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपका राइट लंग है, ये कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स्ड राइट लंग, और ये नॉर्मल लेफ्ट लंग है। ये आपका प्लूरल स्पेस आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड प्लूरल फ्लूइड, इंक्रीज्ड प्लूरल फ्लूइड नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। अब ये कई रीजन से हो सकते हैं, वो हम लोग एक वन बाय वन देख लेंगे। प्लूरल इफ्यूजन मतलब कहीं से इफ्यूज होके फ्लूइड जो है प्लूरल स्पेस में आ गया, और ये आपके अब लंग्स के फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज करने लगा, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट से ये लंग को कोलैप्स करा सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा स्ट्रक्चर लंग का देख लिया, जिसमें प्लूरल मेम्ब्रेन्स है और लंग का पेरेन्काइमा है। ज्यादा अगर यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है तो आप कहते हो कि प्लूरल इफ्यूजन हो गया। यहीं पे मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा एयर इकट्ठा हो जाए तो आप कहोगे न्यूमोथोरेक्स है। अगर यहीं पे एयर और वाटर दोनों इकट्ठा हो जाए तो आप कहोगे हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स है ना। अगर लंग के पेरेन्काइमा में यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाए तो आप कहते हो पल्मोनरी एडिमा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएटिंग चीजें लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लंग बनाया और फिर ये दूसरा लंग बना दिया। यहाँ पे आपका जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप से हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एयर भर जाए, एयर, अगर वहां पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था तो हम लोग कह देते थे प्लूरल इफ्यूजन है। एयर भर गया तो हम लोग कह देंगे न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स, है ना। इसी टाइप से अगर यहाँ पे एयर है, सॉरी फ्लूइड है, जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोग कह देते हैं इसको प्लूरल इफ्यूजन है। अब यही फ्लूइड इसी में इन्फेक्शन करा दीजिए आप, फ्लूइड में इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे पस सेल्स इकट्ठा हो जाए, रहेगा तब भी फ्लूइड। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं एम्पायमा थोरेसिस या एम्पायमा, एम्पायमा, है ना। वहां पे केवल फ्लूइड इकट्ठा था, यहाँ पे फ्लूइड में पस सेल्स या बैक्टीरिया वगैरह भी है, ये चीज एम्पायमा हो गया। अगर एयर वाटर दोनों हो तो एक एयर वाटर लेवल मिलेगा, हम लोग कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्कुल वाटरी है तो हम लोग कह देते हैं हाइड्रोथोरेक्स। एयर और वाटर दोनों आ जाए तो हम लोग कह देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, एयर प्लस फ्लूइड। तो इसमें हमें एयर और फ्लूइड का एक लेवल मिलेगा, हम लोग कह देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। जाहिर सी बात है एयर ऊपर रहेगी वाटर नीचे रहेगा, तो एक एयर फ्लूइड लेवल भी मिलेगा, लिख लेते हैं नोन एज हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स। यहाँ पे हमें एक एयर वाटर लाइन मिलेगा, एयर वाटर या एयर फ्लूइड लेवल कहते हैं इसको, एयर फ्लूइड लेवल। ये सारी चीजों का अभी हमें जरूरत पड़ेगा, आगे चल के वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग बेसिक देख लिए हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक डायग्राम और बनाते हैं फिर रिवाइज करते हैं इसको। मैं सारी पैथोलॉजी राइट में ही दिखा रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो। लेफ्ट लंग बिल्कुल नॉर्मल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक वाटर भर गया हो और फिर ऊपर एयर भी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एयर वाटर इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये चीज, ये एयर फ्लूइड लेवल है, लिख लेते हैं एयर फ्लूइड लेवल। और ये आपका एयर है, सॉरी वाटर है,
और ये चीज आपकी एयर है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। एक बार फिर से हम लोग सारी जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर की है उसको रिवाइज करते हैं। कुछ ज्यादा ही इजी है, एक मैकेनिकल डिसीज की बात समझ लो कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने कहा राइट और लेफ्ट लंग होते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखा जाए तो दो होती हैं, एक जो लंग से बिल्कुल एडजेसेंट मेम्ब्रेन होती है हम लोग कह देते हैं ये विसरल प्लूरा है। जैसे ब्रेन की कवरिंग्स हम लोग मेरेंजीज कहते हैं, एब्डोमेन में हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। उसी टाइप से अगर लंग की कवरिंग की बात करें तो हम लोग उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो लंग के सरफेस से बिल्कुल एडजेसेंट मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा है, और जो बिल्कुल बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लूरा है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी बोलते हैं, कैविटी। अब यहाँ पे नॉर्मली 50 ml से कम फ्लूइड रहता है, ठीक है। अगर यही फ्लूइड आपका 50 ml से ज्यादा हो गया, किसी भी रीजन से फ्लूइड यहाँ पे आ गया, चाहे ट्रांसुडेटिव होगा चाहे एक्सुडेटिव होगा, अभी ये टर्म काफी फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड आपके लंग पेरेन्काइमा को प्रेस करेंगे, जिससे लंग की फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो हम लोग कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन है। अगर यहाँ पे पस सेल्स भी मिल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड इन्फेक्टिव रीजंस की वजह से, और उसमें पस सेल्स है तो एम्पाइमा है, मतलब पस लाइक है। एयर यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो सॉरी न्यूमोथोरेक्स कहेंगे। एयर और फ्लूइड दोनों है तो हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स कहेंगे। यही सब चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन में विसरल है, पेराइटल है। विसरल लंग सरफेस से क्लोज है, और यहाँ पे हमने देख लिया है कि यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। अगर ये पस लाइक होगा तो एम्पाइमा है, अगर केवल फ्लूइड है तो प्लूरल इफ्यूजन है। ये आपके लंग को एक तरह से कंप्रेस कर दिया है, तो कोलैप्स हो चुका है लंग का। तो इसका मतलब अब ये लंग आपका प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, ये आपका नॉर्मल लंग है, इससे काम चल रहा है। एक चीज मैंने बताया भी था आपको, ट्रेपोपनिया। अगर किसी को लेटरल पोजीशन में डिस्निया होता है तो उसको ट्रेपोपनिया कहते हैं, वो इन्हीं सब कंडीशंस में मिलता है। यहाँ पे फिर हमने बात की, अगर यहाँ पे एयर है फ्लूइड के बजाय तो हम न्यूमो कह देंगे। फ्लूइड है तो प्लूरल इफ्यूजन कह ही रहे हैं उसको। इसी में अगर पस सेल्स मिल रहे हैं तो ये थोड़ा सा टर्बिड होगा, क्लियर नहीं होगा बिल्कुल, तो हम लोग कह देते हैं एम्पाइमा है। एयर और फ्लूइड दोनों है तो हम लोग कह देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है। यहाँ पे एयर फ्लूइड का एक एक्सरे पे लेवल मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स ये आपको बताया जा चुका है। कुछ आप लोग डायग्राम्स देख लीजिए, ताकि अभी हम लोग जब आगे एक्सरे वगैरह पढ़ेंगे तो उसको रिलेट कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ये दो आपके लिए डायग्राम्स हैं, जब ऐसे पेशेंट का हम लोग एक्सरे कराएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला लंग बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। लेकिन इस वाले लंग में देखो यहाँ पे दो एंगल्स दिखते हैं, नीचे वाले डायग्राम पे आ जाइए। जब भी किसी का एक्सरे रीड करते हैं तो आप देख पा रहे होगे ये आपके हार्ट की शैडो दिख रही है ना। तो यहाँ पे एक एंगल देखो, यहाँ पे पतला सा दिख रहा है, एक एंगल यहाँ पे दिख रहा है। इसको आप लोग बोलते हो, ये हार्ट से और डायफ्राम से बना हुआ है तो हम लोग बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। फ्रेनिक मतलब डायफ्राम एंगल। और ये आपका होता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टल मार्जिन से। तो जब भी कोई फ्लूइड होगा ना तो पहले यहीं पे आके भरेगा, तो ये दोनों एंगल्स आपके ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। आप अब इस डायग्राम पे फोकस करिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे एंगल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड भरा जा चुका है। तो ये फ्लूइड जैसे जैसे भरेगा देखो ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लगभग नॉर्मल है ये वाला, एक तरह से इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक एंगल ये है एक एंगल ये है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वाटर या फ्लूइड कुछ इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से लंग आपके छोटे दिख रहे हैं, कंप्रेस दिख रहे हैं, प्लस जो आपको ये एंगल्स दोनों दिखने चाहिए थे, ये आपको कोई भी शार्प मार्जिन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए एक डायग्राम और हम लोग ऊपर जो है उसको देख लेते हैं। ये सिंपल एक एक्सरे है। यहाँ पे आप उसी एंगल की बात कीजिए, ये आपका
कौन सा एंगल है? कोस्टल मार्जिन और डायफ्राम के बीच में फ्रेनिक एंगल। ये आपका एक तरीके से हो गया कार्डियोफ्रेनिक एंगल। यहाँ पे दोनों चीजें आप देख पा रहे हो, दो एंगल्स कार्डियो, जब एक्सरे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देख लेंगे एंगल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना? दिखना इसको भी ऐसे ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्लूइड भर चुका है तो ये एरिया आपका ओपेक दिख रहा है ना? तो अगर किसी को प्लूरल इफ्यूजन होगा तो आप देख पाओगे, एक आपको व्हाइट ओपेसिटी दिखेगी एक्सरे पे, प्लस यहाँ पे जो कॉस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, सबसे पहले यहीं पे फ्लूइड इकट्ठा होगा तो ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे फ्लूइड ऊपर जाता रहेगा। यहीं पे कभी एयर भी मान लीजिए ऊपर भर गई तो एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा कि इसके ऊपर एयर है। तो जब भी किसी का एक्सरे आप कराते हो उसमें देखते हो कि कोई लंग फील्ड कम दिख रही है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ वहां पे प्लूरल स्पेस में कोई चीज इकट्ठा हो गई जो लंग को कंप्रेस कर चुकी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा डिटेल हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं प्लूरल इफ्यूजन की स्लाइड पे। तो क्या क्या हो सकता है प्लूरल स्पेस में, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि प्लूरल स्पेस का इन्फ्लेमेशन, सॉरी प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम लोग उस कंडीशन को प्लूराइटिस या प्लूरिसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे और वहां पे भी फ्यूजन करा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूराइटिस, प्लूराइटिस और प्लूरिसी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जो जो बेसिक से रिलेटेड थी देख लिए हैं। अब देखिए, अगर कॉजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की बात किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि वहां फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि ड्रेनेज कम हो पा रहा हो। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन के साथ। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन इज द accumulation of serous fluid in pleural cavity। serous fluid मतलब थिक नहीं है, नॉन विस्कस फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। एक तरह से सिंपल याद कर सकते हैं कि फ्लूइड अगर प्लूरल कैविटी में एक्स्ट्रा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो हम लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन है। इसी में अगर पस सेल मिलने लगे तो हम लोग कहेंगे एम्पायमा है। लिख लेते हैं, इफ इट कंटेन्स पस सेल, ब्रैकेट में लिख लो टर्बिड या क्लाउडी, then it is known as empyema, then it is known as empyema। आगे चल के आप लोग देखोगे कि ये जो फ्लूइड इकट्ठा है इसको हम लोग निडल डाल के सिरिंज से खींच लेते हैं 50 ml, फिर इसकी स्टडी करते हैं। खींचते हैं तो अगर टर्बिड दिखता है तो इसका मतलब ये इन्फेक्टिव ओरिजिन का है। क्लियर रहता है बस एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है तो इसका मतलब वो नॉन इन्फेक्टिव है। कभी वीनस प्रेशर बढ़ गया होगा तो उसकी वजह से होगा, या कोई और रीजन होगा जिसको हम लोग आगे देख लेंगे। एम्पायमा और प्लूरल इफ्यूजन में थोड़ा सा फर्क है ना? इनफैक्ट प्लूरल इफ्यूजन अगर इन्फेक्ट हो गया तो एम्पायमा है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल इफ्यूजन कर लीजिए। बहुत ही इजी है। अगर देखिए आप लोगों ने देखा था जो वीनस ड्रेनेज होता है और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसके थ्रू आपका जो वो होता है, क्या कहते हैं, फ्लूइड होता है, वो हार्ट को या ब्लड जो होता है हार्ट को वापस मिलता है। चलिए एक बार हार्ट ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये हार्ट है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा होता है कार्डियक सिस्टम में और इंफीरियर वेना केवा होता है। इनका काम है कि बॉडी से ब्लड लाके राइट एट्रियम या राइट साइड ऑफ हार्ट को वापस करना, है ना? अगर किसी केस में मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे ब्लॉकेज है, या मान लीजिए ये जो राइट हार्ट है, राइट हार्ट फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो इसका मतलब ये ब्लड अब इधर नहीं आ पाएगा। तो ये ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा?
आपका हम लोगों ने पढ़ा था पीडल एडिमा हो सकता है, और क्या कहते हैं इसके अलावा एसाइटिस हो सकता है, इफ्यूजन हो सकता है, जेवीपी बढ़ा हुआ हो सकता है ना। तो अगर ये ब्लड आपका हार्ट को नहीं जाएगा तो सारा का सारा जो ब्लड होगा वो वेन्स में ही इकट्ठा रहेगा। ये आपका सुपीरियर वेना केवा है और ये आपका इंफीरियर वेना केवा है। तो इसका मतलब अब वेन्स में मोर ब्लड इन वेन्स, क्योंकि हार्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब जो वेन्स में प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। लिख लेते हैं, देयरफॉर इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। तो अगर वेन में ज्यादा प्रेशर रहेगा तो थोड़ा बहुत फ्लूइड ऊज आउट करके बाहर चला जाएगा, है ना। दैट इज इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक pressure. So more and more fluid oozes out. More and more fluid में ooze out, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से जितना प्लूरल स्पेस में फ्लूइड होना चाहिए था उससे ज्यादा मिल सकता है। भाई लंग्स की भी तो जो वीनस ड्रेनेज किसी न किसी वेन से हो रही होगी, है ना। तो अगर आईवीसी या एसवीसी आपके ब्लॉक्ड है, पर्टिकुलरली आईवीसी इंफीरियर वेना केवा, तो जो लंग का ब्लड है जो वापस चला जाना चाहिए था राइट साइड ऑफ हार्ट नहीं जा पा रहा है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज होगा तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। जब भी वेसल में ज्यादा प्रेशर होगा तो फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ऊज आउट करके ज्यादा चला जाएगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस किया था, इसको हम लोगों ने लिख लिया है फर्स्ट, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम लोगों ने कहा था जब भी किसी वेसल की बात किया जाता है, ब्लड वेसल की बात की जाए, तो इस चाहे आर्टरी हो या वेन हो, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स की वजह से वाटर आपकी कैपिलरीज में ज्यादा होल्ड रहता है वाटर, और ये आपके प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स होल्ड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। वाटर को अगर प्रोटीन ज्यादा है तो ये बाहर नहीं जाने देगा, ये अपने पास ही वाटर को रखेगा, इसको हम लोग वाटर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी प्रोटीन कम हो जाए वेसल में या बॉडी में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वेसल कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जैसे मान लीजिए दूसरा डायग्राम बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कह दिया कि हाइपोप्रोटीनीमिया है, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन कम है आपका। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा ये ऊज आउट करने की कोशिश करेगा बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, जो प्रोटीन्स वाटर को होल्ड करती हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। तो अगर प्रोटीन कम होगा तो दिस विल लीड टू डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, लीड्स टू डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था, यहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया है, ऑन्कोटिक प्रेशर, है ना। तो ये दो मैकेनिज्म हो गए। इसके अलावा जब कभी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना। वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पे पहले न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे वेसल से निकल के, फिर वहां पे आपके मोनोसाइट्स आ जाएंगे, मतलब लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा, किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ तो वहां से कैपिलरी लीकेज बढ़ जाता है, कैपिलरी लीकेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे, या मान लीजिए कोई टॉक्सिन सब्सटेंस आ गया उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, या मान लीजिए किसी को ऑटो इम्यून डिसीज है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कैपिलरीज के जो अंदर के सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन सेल्स, वो लीक आउट करके बाहर चले जाते हैं। आप लोगों को पता ही है जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो लीकेज इतना बढ़ जाता है कि सेल्स कम आउट, कम आउट। पहले आपके न्यूट्रोफिल्स आएंगे, बाद में आपके मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट फेज में पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल्स बाहर आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, और सेकेंड फेज में आपके
लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं या मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ये सब आप लोगों ने देखा है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो कैपिलरी लीकेज बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस सेल से ज्यादा बाहर आते हैं और प्रोटीन वगैरह का भी एक्सुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या हम लोगों ने समझा है। पहला यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा है, अभी बताते हैं। पहले केस में मैंने कह दिया कोई ना कोई ऐसा रीजन हुआ जिसमें मोर ब्लड इन वेन्स और इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर या इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब भी किसी आर्टरी या वेन का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादातर चांस है कुछ चीजें फिल्टर आउट हो जाए उससे। कम प्रेशर होगा तो कम फिल्टर होने के चांस है। दूसरी चीज है ब्लड वेसल में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, मतलब प्रोटीन्स कम हो गए हैं, है ना। लीवर प्रोटीन बनाती है तो हो सकता है इसको लीवर डिसीज हो या इसको खाने में प्रोटीन्स कम मिली हो। तीसरा, इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से कैपिलरी लीकेज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 लिख लेते हैं। मैकेनिज्म, पहली चीज लिख लेते हैं यहाँ पे इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। इंक्रीज्ड, जो हम लोगों ने ऊपर भी फर्स्ट लिखा था, इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर, इसकी वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होगा ना, या इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, therefore more filtration, या more fluid oozes out, more fluid oozes out of capillary, इसकी वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, तो दूसरा लिख लेते हैं डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर तो किस कंडीशन में होगा ये? एग्जाम्पल हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, है ना। प्रोटीन अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो वाटर कम्स आउट ऑफ कैपिलरी, वाटर ओजेस आउट ऑफ कैपिलरी या वेसल्स, तो फिर से आपका इफ्यूजन हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि आपको इन्फेक्शन हो गया किसी चीज का, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन लिख लेते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो भी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, लिख लेते हैं लीड्स टू इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, फिर इससे भी फ्यूजन हो जाएगा। तो जहां तक इफ्यूजन की बात की जाए तो ये तीन मेथड्स बहुत कॉमन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड है वो भी आपका लिम्फेटिक्स के साथ आपके प्लूरल कैविटी में आ जाए, तो फोर्थ लिख लेते हैं सिंपल ट्रांसफर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड ब्रैकेट में लिख लेती है फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। कुछ डायफ्राम्स में पोर भी होते हैं तो एब्डोमिनल कंटेंट्स ऊपर भी आ सकते हैं और कुछ लिम्फेटिक्स के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल ट्रांसफर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड अक्रॉस डायफ्राग्मेटिक डिफेक्ट्स, या अक्रॉस डायफ्राम लिख लेते हैं, ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन डायफ्राम या ड्यू टू ट्रांस डायफ्राग्मेटिक लिम्फेटिक्स, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन डायफ्राम या ड्यू थ्रू ट्रांस डायफ्राग्मेटिक लिम्फेटिक्स, थ्रू ट्रांस डायफ्रैग्मेटिक लिम्फेटिक्स।
लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होगा वो भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है लिम्फेटिक फ्लूइड के साथ ज्यादा एब्डोमिनल फ्लूइड अगर हो तो वो प्लूरल स्पेस में भी आ जाए। तो ये 4 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब मान लीजिए किसी को एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, तो धीरे धीरे ये फ्लूइड प्लूरल कैविटी में भी आने लगता है। इसकी वजह से अब उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी स्टार्ट हो सकता है ना। या मान लीजिए किसी को लिवर एब्सेस है, वहां पे ढेर सारा इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर कुछ ना कुछ फ्लूइड या इन्फ्लेमेशन डायफ्राम का हुआ, और फिर ये इन्फेक्शन ऊपर चला आया लंग की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि केवल लंग से रिलेटेड डिसीजेस में ही आपको इफ्यूजन मिलेगा। कोई सिस्टमिक डिसीज है, जैसे मान लीजिए सिरोसिस हो गया किसी को लिवर का, उसकी वजह से प्रोटीन लिवर बनाता है वो कम हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया है। ऊपर हम लोगों ने राइट हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देख लिया था, उसकी वजह से वीनस ड्रेनेज कम हो जाएगा, तो वेन्स में ब्लड ज्यादा इकट्ठा रहेगा, वीनस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर फ्लूइड लूज आउट हो जाएगा। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगर कहीं इंफेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे भी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्लूइड बाहर आ सकता है। यहाँ पे अब एक समरी लिख लेते हैं। समरी में सबसे पहली चीज है इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। अब हम लोग ट्रीट भी करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। थर्ड हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। क्यों होगा? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, कैपिलरी परमिएबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में इन्फेक्शन भी आ जाएगा, नॉन इन्फेक्टिव डिसीजेस भी आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी को ऑटो इम्यून डिसीज हो। फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं सिंपल ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू प्लूरल कैविटी। सिंपल ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू प्लूरल कैविटी समहाउ थ्रू डायफ्राम। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। देखिए इतने सारे मैकेनिज्म हो गए, लेकिन किसी एक पेशेंट की बात किया जाए तो हम लोग ये देखते हैं कभी कभी ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन होता है, मतलब वाटरी ज्यादा होता है, कभी कभी एक्सुडेटिव होता है, मतलब टर्बिड ज्यादा होता है। तो आप लोग सुन के ही समझ पा रहे होंगे कि अगर टर्बिड है तो मोर और लेस वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। ट्रांसुडेटिव है तो हो सकता है यहाँ पे लंग की डिसीज ना हो, कोई और डिसीज हो, जैसे कार्डियक फेलियर हो गया हो तो वीनस प्रेशर बढ़ गया हो, या मान लीजिए किसी को लिवर फेलियर या सिरोसिस हो गया हो, उसकी वजह से लिवर प्रोटीन नहीं बना पा रहा हो, तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया हो, इसकी वजह से हो। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इट कैन बी ट्रांसुडेटिव और इट कैन बी एक्सुडेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा ट्रीटमेंट इसी बेसिस पे चलता है। लिख लेते हैं इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये हम लोग टैप करने के बाद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन देखेंगे ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव कब कहते हैं, उसके पहले दो ग्रुप में डिवाइड करके देख लेते हैं टू टाइप्स। नंबर 1 आपका हो जाएगा ट्रांसुडेटिव, नंबर 2 आपका हो जाएगा एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में प्रोटीन वगैरह ज्यादा होंगे, ट्रांसुडेटिव में प्रोटीन्स आपके कम होंगे। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसुडेटिव है, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, ऐसा लगता है प्रेशर ज्यादा था और प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर आ गया, लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, है ना। ब्लड का जो लिक्विड वाला कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा होता है, ऐसा लगता है प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर आ गया। क्यों आ सकता है? एग्जाम्पल ड्यू टू इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। हम लोगों ने देख लिया था वीनस प्रेशर कब कम होगा, जैसे CHF वगैरह हो गया, और इन डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर ये भी हम लोगों ने देख लिया था, मान लीजिए किसी को
हाइपोप्रोटीनीमिया है, या मान लीजिए किसी को, आपके किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस वगैरह हो गया है। और दूसरा अगर एक्सुडेटिव की बात करें तो ये केवल प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं है, ये प्लाज्मा ही ऐसे लगता है कि थोड़ा सा बाहर आ गया है। इट रिजेंबल्स प्लाज्मा, रिजेंबल्स प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको पता है ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं, लिख लीजिए देयरफॉर रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन्स। इस टाइप का तब होगा जब यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन होगा और जिससे कैपिलरी परमेबिलिटी प्रेशर की वजह से नहीं ज्यादा हुई है, यहाँ पे मीडिएटर्स या कीमोकाइंस है ना, इन सब चीजों की केमिकल मीडिएटर्स की वजह से ज्यादा हो गया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेनली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन की बात करें तो टीबी की वजह से सबसे ज्यादा कॉमन होता है किसी को प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब अगर किसी को टीबी की वजह से प्लूरल इफ्यूजन है तो वो ट्रांसुडेटिव होगा। मोटा मोटा एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं, लेकिन डिटेल में इसके कल जाएंगे जब हम लोग प्लूरल टैप करेंगे, थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड निकाल लेंगे पेशेंट का एक सिरिंज से, फिर उसके बाद देखेंगे उसमें कितना प्रोटीन है, कितना एलडीएच है, ठीक है, या कितने पस सेल्स हैं। तो ट्रांसुडेटिव से आप लोग समझ पा रहे हो अभी तक इतना कि इस ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है प्लूरा में वो वाटर लाइक है, ऐसे लग रहा है प्लाज्मा फिल्टर करके बाहर आ गया है। मतलब फिल्टर होगा तो प्रोटीन अंदर रह जाएगी, वाटर बाहर आ जाएगा। तो इसका रीजन हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर जैसे CHF हो गया है यहाँ पे, या डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, यहाँ पे लिवर सिरोसिस कर दीजिए क्योंकि लिवर ही तो प्रोटीन बनाता है। एक्सुडेटिव की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे लगता है कैपिलरी का कंटेंट ही बाहर चला आया, मतलब प्लाज्मा जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था प्रोटीन के साथ वो भी बाहर आ गया है। यहाँ पे काफी प्रोटीन्स ज्यादा होंगी और ये टर्बिड होगा, ये बिल्कुल क्लियर होगा, ये मोर और लेस क्लियर मिलता है, ये मोर और लेस टर्बिड या क्लाउडी, धुंधला सा क्लाउडी, ठीक है। तो यहाँ पे रिच इन प्रोटीन ये ज्यादातर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में मिलेगा जब कैपिलरी परमेबिलिटी ही चेंज हो जाती है, मतलब क्या चीज निकलना है क्या नहीं निकलना है यही ऑल्टर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को भी हम लोग एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव के टर्म्स में ही देखते हैं। इतनी देर से हम लोग एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव पढ़ रहे हैं, तो पहले इटियोलॉजी किसका है हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसुडेटिव का। ट्रांसुडेटिव की बात किया जाए तो ऊपर आपने देख लिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वीनस प्रेशर, और दूसरा प्रोटीन कम हो जा रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हो पहला रीजन यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो भी हो जाएगा CHF। दूसरा आप लोग लिख लीजिए हाइपोप्रोटीनीमिया, है ना। हाइपोप्रोटीनीमिया लिखने का मतलब है कि प्रोटीन बॉडी में कम हुआ, अपने आप में तो ये कोई डिसीज हुई नहीं। कब कम हो सकता है, मान लीजिए कोई माल न्यूट्रिशन का पेशेंट हो जिसको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा हो खाने को, या लिवर का कोई लिवर फेलियर हो या सिरोसिस हो, इसमें ए डाल दीजिए, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर कह लीजिए इसको। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं मेल न्यूट्रिशन, कि उसको खाना ही नहीं मिल रहा हो, कुपोषित हो, ठीक है। एक और यहाँ पे आप लिख लीजिए, मान लीजिए किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का मतलब है प्रोटीन आपके यूरिन के रास्ते ज्यादा निकल जाए। थर्ड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये हम लोग पीडिया में पढ़ भी चुके हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब इंक्रीज्ड लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम यूरिन, है ना। तो मेन ये आपके ट्रांसुडेटिव के हो गए। एक्सुडेटिव की बात किया जाए तो वहां कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो बहुत इजी, जितने इन्फेक्शन हम लोग जानते हैं सब एक्सुडेटिव होंगे। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, यहाँ पे सबसे पहला रीजन ट्यूबरकुलोसिस लिखिए, ट्यूबरकुलोसिस, ये मोस्ट कॉमन है। इंडिया में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो टीबी का ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है, पेशेंट या तो ठीक हो जाएगा या तो उसकी सफरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर टीबी नहीं होगा तो इसका मतलब आपने सही से डायग्नोज नहीं किया है ना। निमोनिया हो सकता है,
मैलिग्नेंसी हो सकती है, कैंसर। मैलिग्नेंसी की खास बात होती है इसमें ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन होता है, ब्लड भी आता है। नॉर्मली ब्लड की बात अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे, ब्लड या ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन। तो जब भी हम लोग इन्फेक्शन की बात करेंगे या इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे या मैलिग्नेंसी की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका एक्सुडेटिव मिलेगा। देखिए इन्फ्लेमेशन केवल इन्फेक्शन से नहीं होता है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस एग्जाम्पल एसएलई हम लोग पढ़ चुके हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA या SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस। ठीक है, तो ये दो ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, फीमेल्स में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा ट्रांजिटिव का मतलब सिंपली प्रेशर की वजह से वेसल से कुछ वाटर बाहर आ जाना, तो यहाँ पे क्लियर फ्लूइड होगा। एक्सुडेटिव का मतलब है कि जो कैपिलरी के कंटेंट्स थे जो प्रेशर की वजह से नहीं, कैपिलरी परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से बाहर आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होगा और ये टर्बिड होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, मैलिग्नेंसी होगा, तो आपका एक्सुडेटिव होगा। और अगर केवल प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने से हो या ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाने से हो, जैसे CHF है, जैसे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जैसे हाइपोप्रोटीनीमिया ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन या लिवर सिरोसिस है, तो हम लोग कहते हैं ट्रांसुरेटिव है। तो अगर बेसिक पैथोफिजियोलॉजी या इटियोलॉजी की बात किया जाए तो मेरे ख्याल से इतना लेक्चर कंप्लीट